वहाँ पर आ रहा है तेरा हाथ भैया। किशोर कश्यप जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आकर माननीय अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि वो आकर माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय दुबे जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर मंत्री जी का स्वागत करें। मैं सांसद जी से आग्रह कि वो उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं वन एवं पर्यावरण मंत्री जी का स्वागत करें। मैं महापौर डॉक्टर उमेश गौतम जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर। मैं विधान परिषद के सदस्य से माननीय महाराज सिंह जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर स्वागत करें। मैं मंच पर उपस्थित मैं कैंट विधायक माननीय संजीव अग्रवाल जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वो माननीय मैं डॉक्टर MP आनंद जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आकर उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं अपने महानगर के प्रभारी माननीय राकेश जी से आग्रह करूंगा कि वो आकर मंच पर स्वागत करें। मेरा अपने अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष अनीस अंसारी से आग्रह है कि वो मंच पर आकर मैं अपने संगठन के विष्णु अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि 2023 में तो आपने 56 इंच का सीमा दिखा दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और अभी जब मैं पुलिस लाइन में उतरा तो साथ ही साथ बैठे थे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, महापौर जी और सभी लोग वहां स्वागत के लिए आए थे। तो मैंने कहा, पहले एक फिल्म आ गई, उसमें क्या हुआ कि बरेली का नाम किसके नाते जाना जाता था? एक झुमके के नाते जाना जाता था। लेकिन आज किस नाम से जाना जाता है? बरेली का नाम आज विकास के नाते जाना जाता है, भगवान भोलेनाथ की नगरी के नाते जाना जाता है, नाथ संप्रदाय का यह केंद्र था इस नाते जाना जाता है, स्मार्ट सिटी के नाते जाना जाता है। और बरेली तो अब अनेक ओवर ब्रिजों के कारण, जो आरओबी हो चाहे फ्लाईओवर हो, इसके नाते जाना जाता है, चौड़ी चौड़ी चमकती चमकती सड़कों के नाते जाना जाता है। और 2017 में अगर मैं आपको ले चलूं, उससे पहले तो बिजली के लिए रोना रोते थे यहाँ, था कि नहीं? पहले बिजली के संकट भूल गए होंगे आप लोग। लेकिन 2017 के पहले बिजली को लेकर के संकट था, लेकिन 2017 के बाद मैं कह सकता हूं बरेली की धरती से कि 2017 के पहले बिजली आती नहीं थी और 2017 के बाद बिजली जाती नहीं है। यहाँ अंतर आया है, यह कमल के फूल का कमाल है। यह माने विश्व के सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली, सबके दिलों पर राज करने वाले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो उत्तर प्रदेश के अंदर विकास का गुजरात मॉडल, विकास का मोदी मॉडल हम लोग लेकर के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अभियान शुरू किए। आज उसकी परिणति केवल मेरे मित्रों बरेली में नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में दिखाई देती है। आप अगर मुझे पहले कही, जब हमारी ही सरकार, हमारी पार्टी की सरकार बगल में उत्तराखंड में भी है, लेकिन कई मित्र मुझे कहते हैं पहले जब तक सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी थी तो उत्तर प्रदेश की सीमा कहाँ समाप्त होती है और उत्तराखंड की सीमा कहाँ शुरू होती है, ये सड़कों को पे चलते हुए मालूम पड़ जाता था। लेकिन आज बदलाव आया है कि नहीं? बदलाव दोनों हाथ
बाहर जाकर बदलाव आया है कि नहीं आया है? ये जो बदल है, ये क्यों बदल है? क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश और भ्रष्टाचार मुक्त बरेली बनाने की दिशा में जब काम शुरू हुआ तो यह सब दृश्य दिखाई दे रहा है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने, चाहे वह पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, उनके जीवन में व्यापक बदल लाने के लिए वह सभी जरूरी कदम उठाए हैं जो उठाए जाने चाहिए थे। आज एक परिवर्तन की बयार चल रही है, देश में भी प्रदेश में भी। मेरी मां की शक्ति बैठी, मेरी बहन बैठी है, महिला मोर्चा। आप सबने माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा और आज मैं बरेली की धरती से कह सकता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे शानदार काम हुआ है और हमारी महिलाओं का भी हम लोग अभियान चला रहे हैं। मेरी बहनें जान लें, अभी भी अभियान चला रहे हैं। अभी 45 लाख दीदियों को 2024 से पहले पहले हमें लखपति बनाने की योजना चला रहे हैं। उस दिशा में भी हमारा काम आगे बढ़ रहा है। आज किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, महिलाएं पीछे नहीं है, बेटियां पीछे नहीं, बहनें पीछे नहीं है। आज यह जो परिवर्तन आ रहा है, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब शपथ लिया था, उन्होंने कई बातें कही थी। उसमें उन्होंने कहा था बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। और बेटियों को थोड़ा सा सहारा मिल जाता है परिवार का और सरकार का, तो वो तो आसमान को भी छू सकती है, या उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाने का काम किया है। मैं आज यहाँ पर किसान मोर्चे की दृष्टि से भी बात करूंगा। मेरे किसान मोर्चे के अध्यक्ष भी बैठे हैं। हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा देश कृषि प्रधान है और कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का काम अगर किसी ने किया है, जो किसान मोर्चे के लोग या किसानी से जुड़े हुए लोग आए होंगे, आप याद करिए 2014 से पहले यूरिया के लिए, डीएपी के लिए, जब खेती में आपको बुआई के समय जरूरत पड़ती थी यूरिया की, तो लाठी खाना पड़ता था, बिना लाठी खाए यूरिया नहीं मिलती थी। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद, नीम कोटेड यूरिया होने के बाद, जहां मेरे किसानों को लाठी नहीं खानी पड़ती, जहां मेरे किसानों को सिंचाई के लिए फ्री में बिजली की व्यवस्था की जा रही है, नहरों से सिंचाई का पैसा नहीं लिया जा रहा है, सरकारी नलकूपों से नहीं लिया जा रहा है, और आधा बिजली का बिल तो हम पिछली बार जो किसानों का आता था उसको माफ किए हैं, और पूरा बिजली का बिल जो सिंचाई के लिए नलकूप लगा है उसको माफ करने का बजट के अंदर व्यवस्था कर दिया गया। इस बार के बजट में प्रावधान किया गया। 2024 और 25 में कावर्षा जब कृषि सुखानी, आज मैं ये कह सकता हूँ, कोई भी प्राकृतिक आपदा आई है और कोई भी समाज के ऊपर, किसान के ऊपर संकट आया है, तो सरकार उसके साथ, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से जो उसको लाभ मिलना उसको दिया है, चाहे आपदा राहत की व्यवस्था देने का काम किया है, लेकिन हमने हर क्षेत्र में अच्छा से अच्छा काम करने का कार्य किया है। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष और कार्यकर्ता साथी बैठे हैं। मुझे इस बात का गर्व है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब सरकार बनी, देश में बन गई थी, जब उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, तो उन्होंने हम सबको निर्देश दिया था, आपने भी सुना होगा उनका सीधा लाइव प्रसारण था। उन्होंने कहा था हमें प्रचंड विजय उत्तर प्रदेश के अंदर मिली है, लेकिन जब विजय मिल गई, सरकार में हम आ गए, तो हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जिन्होंने हमें वोट दिया है हम उनकी भी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है उनकी भी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के महामंत्र के आधार पर अभी मुझे यहाँ पर यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि विशेष तौर से ये सपा बसपा कांग्रेस वाले विशेष मुसलमानों को कहते हैं कि भाजपा के पास मत जाना, भाजपा को वोट मत देना, भाजपा को वोट दोगे तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा। मैं अल्पसंख्यक मोर्चा वालों से भी पूछता हूं, भाजपा को वोट देने से नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? मैं जानता
है, क्योंकि अगर हम अल्पसंख्यकों के विकास में कोई भेदभाव नहीं किए तो हम यहाँ पर अपील करेंगे, आह्वान करेंगे, इतनी मेहनत करो कि जो 100% अल्पसंख्यक बूथ हो वहां 100 में से 75% वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल को मिलेगा। अनुसूचित मोर्चे के मेरे कार्यकर्ता है, मैं उनको आह्वान करूंगा, वोट को बेच करके नोट इकट्ठा करने का युग अब चला गया। अब वह समाज जागृत हुआ है, अब हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं, न भेदभाव करेंगे। और श्री अखिलेश यादव जी एक यात्रा कल मैं देख रहा था सुबह अखबार में, उन्होंने कहा कि हम एक सामाजिक न्याय की यात्रा निकालेंगे, जाति जनगणना की यात्रा निकालेंगे। अरे जब मुख्यमंत्री थे तब तो तुमने कुछ किया नहीं, और जब कुर्सी चली गई तो सामाजिक न्याय की याद आ रही है। सामाजिक न्याय के लिए 56 इंच का नरेंद्र मोदी जी जैसा सीना चाहिए, और माफियाओं का संरक्षण नहीं चाहिए, दंगाइयों का संरक्षण नहीं चाहिए। 2017 के पहले हर 2-4 महीने 6 महीने में उत्तर प्रदेश, बरेली सहित उत्तर प्रदेश के कोई ना कोई शहर दंगे की आग में जूझते रहते थे, कर्फ्यू लगा रहता था। हम गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश के किसी जिले में कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, कोई दंगा नहीं होने पाया है। यह क्यों हुआ है? क्योंकि हमने सुशासन का रास्ता अपनाया है। आपने दंगाइयों का साथ किया तो दंगे होंगे, गुंडों का साथ करोगे, माफियाओं का साथ करोगे, जमीन मकान दुकान पर कब्जे होंगे। और हम ऐसा कब्जा करने वालों के खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करती है, जांच करती है, और अवैध कब्जे अगर किसी गरीब के, किसान के, सरकार के जमीन पर किए गए हैं तो उनको खाली कराने का काम भी विधिक रूप से कराने का कार्य किया जाता है। मैं आप सब लोगों से आज यहां पर यह कहना चाहता हूं कि आने वाला 2024 का चुनाव आपने 2014 जिताया, धन्यवाद। 2017 जिताया, उसके लिए विशेष धन्यवाद। 2018 में भी नगर निगम में 17 में हुआ था कि 18 में हुआ था? 17 में ही हुआ था। 17 में भी नगर निगम में कमल खिलाया, उसके लिए भी धन्यवाद। और फिर 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस सारे दल एक साथ हो गए। क्या लक्ष्य था? न देश की भलाई, न गरीब की भलाई, न हिंदू की भलाई, न मुसलमान की भलाई, न अगड़े वर्ग की भलाई, न पिछड़े वर्ग की भलाई, न अनुसूचित वर्ग की भलाई। उनका एक ही लक्ष्य था, मोदी जी को हटा दो। क्या हुआ? ये सारे दल इकट्ठा हुए, खोदा पहाड़ और निकली, क्या निकला? सारे दल मिल गए। 51% वोट उत्तर प्रदेश में हमें मिला, 64 सांसद मिले। अब तो श्री अखिलेश यादव के चच्चा की सीट रामपुर में भी कमल गिर गया, और जहां से वो सांसद थे आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ जी जीत चुके हैं। और 2023 के नगर निगम के चुनाव में 17 नगर निगम है मेरे भाई बहनों। कितना जीता है हम लोगों ने? जोर से बताइए कितना जीता? सपा का नगर निगम में खाता खुला क्या? बसपा का खुला क्या? कांग्रेस का खुला क्या? नहीं खुला। मैं आज बरेली की धरती से ही आह्वान करके अपील करके जाता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये पार्टियां अलग अलग लड़े और चाहे साथ में मिलकर के लड़े, इनका खाता नहीं खुलना चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर के हम सब लोग उत्तर प्रदेश से इतनी भारी तादाद में सांसदों को जिता करके भेजने का संकल्प लेकर के मोर्चे के माध्यम से जाए। हमें हर कोई कह सकता हूं कि आज हमारा कार्यकर्ता तो परिश्रम कर रहा है, लेकिन माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आम जनता भी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए परिश्रम करना शुरू कर दिया है। जैसे हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है और मैं बहनों में दीदियों को कहना चाहता हूं, उसी प्रकार से हमारी विशेष तौर से मातृशक्ति बहुत मेहनत कर रही है। आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो। और मैं जो 80 कह रहा हूं कोई अशोक्ति नहीं कह रहा हूं। अगर 17 नगर निगम जीत सकते हो तो 80 की 80 लोकसभा में उत्तर प्रदेश में जीत सकते हो। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। एक बात और कहूंगा, 2014 में
लोकसभा का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लेकिन 2014 में हमने उत्तर प्रदेश में कितने सांसद जीते थे, याद है कि भूल गए? 73 जीते थे। अरे 7 कदम और आगे बढ़ना है। 2014 से बड़ी विजय 2024 में प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ गए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन लोग हैं। वो आकर के आपके बीच में कहेंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई। उनके पास हिम्मत है क्या कि आपके बीच में आकर कहें कि आप हमें वोट दे दो, हम जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 वापस लाएंगे? कर सकते हैं क्या ये लोग? हम अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का जो वादा किए थे वह पूरा हो रहा है। रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। ये इनकी हिम्मत है क्या कि आकर के कहेंगे कि हम आएंगे तो रामलला की जन्मभूमि पर जो मंदिर बन रहा है उस पर रोक लगा देंगे? इनके पास हिम्मत है क्या? प्रयागराज के अंदर दिव्य और भव्य कुंभ संपन्न हुआ। 24 करोड़ लोग 2019 में डुबकी लगाने के लिए आए। उसमें ये राहुल गांधी जी की दीदी भी गई थी, प्रियंका मैडम, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? इसके पहले नहीं जाते थे ये लोग, और अखिलेश यादव जी भी गए थे। मैंने पूछा यार आप तो 2013 में भी मुख्यमंत्री थे और 2013 में भी प्रयागराज में कुंभ हुआ था, उस समय आप नहीं आए? कहा उस समय लोग सो रहे थे, अब जाग गए। अगर डुबकी नहीं लगाएंगे तो हमको नीचे ही डुबा करके रखेंगे, तो अब उनको जाना पड़ा। इससे क्या पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही अच्छी और सच्ची है और हम कोई बातें पर्दे के पीछे नहीं करते, पर्दे के बाहर करते हैं। नहीं है, हम सबका साथ सबका विकास का वादा किए तो सबका साथ सबका विकास किया गया कि नहीं? बताओ मेरे भाई बहनों, तो जोर से दोनों हाथ बताओ, किया गया कि नहीं किया गया? कोई भेदभाव हुआ है क्या किसी के साथ? और आज मैं बरेली की धरती से आप ही कह रहा हूं, श्री अखिलेश यादव जी दो वोटों को अपना बंधुआ वोट समझते हैं। एक वो यादवों का वोटरों को वो समझते हैं उनका बंधा वोट है, और दूसरा मुसलमानों का वोट को वो समझते हैं उनकी मजबूरी का वोट है। और ये दोनों वोटों को लेने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐसा माहौल बना दिए थे, लगा कि वो 400 विधायक जीत करके उत्तर प्रदेश की सरकार में वापस आ जाएंगे। लेकिन आपने उत्तर प्रदेश की जनता का कमाल देखा और उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल के साथ खड़ी रही और हम 271 विधायक जिता करके फिर उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार चला रहे हैं। और आज मैं ये कह रहा हूं कि श्री अखिलेश यादव जी, आप यादवों की ओर की बात करते हो, यादव जितना जातिवादी होता है उतना ही राष्ट्रवादी भी होता है, और वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी संख्या में आ रहा। अल्पसंख्यक समुदाय में आपने सोचा तो भाजपा की बोली ही नहीं होगी। मुझे अभी बता रहे कोई चेयरमैन भी जीत गए, एक चेयरमैन भी जीत गए। अरे शुरुआत हुई है, हम 2 सांसद से आज 305 सांसदों के साथ हिंदुस्तान की सरकार चला रहे हैं। अभी तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। आप धूल झोंकना बंद करो, कमल का फूल खिलाने का वक्त आ गया है। आप सबको मैं आह्वान करता हूं, बहुत सारी बातें हैं। मैं आप सबको अगर बताऊं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के शासन का परिणाम क्या है, अगर हम कहें कि हमने 63,000 से अधिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की, लगभग 850 के खिलाफ एनएसए भी लगाया गया है, और लगभग 9,000 करोड़ की प्रॉपर्टी सरकारी भी थी, गरीब की भी थी, जो जमीनों पर उन्होंने कब्जा किया, वहां किसी गरीब की झोपड़ी घर बनना चाहिए था, सपा के गुंडों ने उसे कब्जा कर लिया था। जब सपा की सरकार थी उस समय नारा लगता था, सपा का नारा खाली प्लाट हमारा, रहता था कि नहीं रहता था? आज किसी की औकात है क्या किसी गरीब की जमीन मकान दुकान पर कब्जा कर ले? कोई कर सकता है क्या? यह सुशासन है, यह उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा का कवच है।
ये कमल के फूल का कमाल है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो काम हो रहा है उसका कमाल है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे बढ़ा करके 1,25,000 करोड़ रुपया का कर दिया। पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था रसातल की ओर जा रही है और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कोरोना के महासंकट का सामना करने के बाद भी हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। 5वीं अर्थव्यवस्था। पहले हमारे प्रधानमंत्री जी को अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं देता, और लेकिन आज उसी अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री जी से ऑटोग्राफ मांगता है। मांगता है कि नहीं मांगता है? बताओ, उत्तर आया है कि नहीं आया है? ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री मोदी जी को बॉस कहता है, तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को बॉस कहकर के संबोधित कर रहा है। यह कोई साधारण घटनाएं नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा हो और हाथ में तिरंगा लेकर के भारत का नागरिक युद्ध विराम मोदी जी के आदेश पर हो जाता है, वाहन पर हो जाता है, एक फोन पर हो जाता है, और एक एक भारतीय सुरक्षित भारत तिरंगा हाथ में लेकर के भारत माता की जय बोलता हुआ चला आता है। दुनिया के किसी देश की सामर्थ्य है क्या ये? मुझे बताया किसी ने, उसी के बीच में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान का भी कोई नागरिक था, वह भी पाकिस्तान का जाए कि भारत वाले जा रहे हैं तिरंगा लेकर, तो हम भी निकल जाएंगे। जैसे पाकिस्तान का झंडा देखा गोली चल गई। फिर उसने कहा भैया भारत का झंडा हमें भी दे दो, वो भी भारत का झंडा लेकर के वह भी अपने पाकिस्तान पहुंच गया तिरंगे की छाया में। मैं कहना केवल ये चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? दोनों हाथ लगवा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा है? पूरी दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। 2024 में सारे विरोधी एकजुट हो रहे हैं कि बस माननीय नरेंद्र मोदी जी को अगर हमने रोक लिया फिर से प्रधानमंत्री बनने से, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी बेईमानी किए, भ्रष्टाचार किए, घोटाले किए हैं, उसकी वसूली बंद हो जाएगी। क्या जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ जांच होती रहनी चाहिए। जो घोटाले का पैसा है उसे बरामद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये सारे विरोधी इसी में, जितने भ्रष्टाचारी एक तरफ खड़े हैं और जितना ईमानदार है वो एक तरफ खड़ा है। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर बहुत सारी बातें नहीं कहूंगा, आप सब बहुत सारी चीजें समझते हैं। आप कोई चीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से देखते हैं, कोई प्रिंट मीडिया से, और आप काफी कुछ थोक भाव में तो आप को रोकने के लिए केवल भारत के अंदर भाजपा की जो विरोधी पार्टियां वही एक नहीं है। जो भारत के विरोधी कोई दुनिया के अंदर भी बसे हैं वह भी भाजपा विरोधी पार्टियों के साथ खड़े। क्यों खड़े? उनको लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में तो हिंदुस्तान जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है इसे रोकने संभव ही नहीं है, तो वो रास्ते ऐसे तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है? जैसे 2019 में सारे गठबंधन को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके यह बताया गया है कि हमें सुशासन चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें देश की रक्षा और सुरक्षा चाहिए, हमें आत्मनिर्भर भारत चाहिए, हमें स्वच्छ भारत चाहिए, स्वस्थ भारत चाहिए, अपने देश के अंदर ही अपनी वैक्सीन बनाने वाला भारत चाहिए। और चाहे दुनिया के बड़े बड़े जो सारी सुविधाओं से युक्त देश हैं, आज उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। और भारत के पास, हमारे पास कुछ उतना नहीं था संसाधन, लेकिन हमारे पास आज सब कुछ है। आज 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन 3 साल से अधिक समय से मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। मैं आप सबको ऐसे तमाम विषय जिसकी ओर ले जाऊं तो देर लगेगी। मुझे कानपुर में भी कार्यक्रम है। आप सभी मोर्चे के एक एक कार्यकर्ता से जो यहाँ, मैं केवल इतना ही कहूँगा कि 2024 में समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो जाएगी और उत्तर प्रदेश की जनता में जो उत्साह, कार्यकर्ता में जो उत्साह देख रहा हूँ, माननीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके आधार पर
हम उत्तर प्रदेश की अगर 80 में से 80 सीटें जीते तो कोई आश्चर्य नहीं करिएगा, क्योंकि 2014 में जब यूपी में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, सपा की सरकार थी, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने 73 सांसद जिताए थे। अभी 7 सांसद और जिताने और 2014 की ताकत को याद करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की सबसे मजबूत सरकार 2024 में बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। सपा का असली चरित्र जानते हैं, अखिलेश यादव जी का असली चरित्र जानते हैं। वो ना गरीब के सगे हैं, ना बच्चों के सगे हैं, ना पिछड़ों के सगे हैं, ना अगड़ों के सगे हैं, ना अनुसूचित जातियों के सगे हैं, ना अल्पसंख्यक वर्ग के सगे हैं। वो केवल अपने परिवार के सगे हैं और उस परिवार के लिए वह सब कुछ करते हैं। लेकिन जनता यह जान गई है, इसलिए उनके परिवार का भी कोई सदस्य बनाए उनके हाथ में रहती थी सीट, आज भाजपा के पास है। फिरोजाबाद से वो जीते थे, आज भाजपा के पास है। रामपुर में वो जीते थे, भाजपा आज जीत चुकी। आजमगढ़ उनके पास थी, वहाँ कमल खिल चुका है। तो चारों तरफ कमल की आंधी चल रही है। कमल है तो सुशासन है, कमल है तो सुरक्षा है, कमल है तो विकास है। आज बरेली का जो विकास है वो आपके कैमरे के अंदर कैद होना चाहिए, आपकी लेखनी के अंदर दिखना चाहिए कि बरेली पहले जाना जाता था, एक फिल्म थी कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ऐसा मैं बचपन में सुना करता था। लेकिन आज उसके नाते नहीं, आज ये भगवान भोलेनाथ की नगरी के नाते, या आज विकास के नाते, या आज स्मार्ट सिटी के नाते जाना जा रहा है। और जनता का समर्थन ही सबसे बड़ा समर्थन होता है। लोगों ने कमल का बटन दबा करके लगातार दूसरी बार हमारे महापौर के प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम जी को 56,000, मैंने अभी सुना, 56,000 वोटों से जिताया है। पिछली बार से ज़्यादा वोटों से जिताया है। और सपा के पिछली बार भी महापौर नहीं थे, लेकिन पार्षद उनके ज़्यादा थे। इस बार उनके पार्षदों की संख्या बढ़ गई है। इसे सपा गुंडों का साथ छोड़ करके, अपराधियों का साथ छोड़ करके, माफियाओं का साथ छोड़ करके देश की जनता की, प्रदेश जनता की सेवा करें। पूरा न्याय मिलेगा और जांच करेंगे।